हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 9th क्लास का साइंस का हम देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मेनली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में हर एक चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो एकदम ध्यान से आप समझिए, हम एक एक चीज़ को क्लियर कर देंगे। तो पढ़ने स्टार्ट करते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया है। यहाँ देखिए, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये जो पदार्थ है, पदार्थ किन्हें कहते हैं? इस दुनिया में जितना भी चीज़ है, जैसे ये पेन, ये बुक, जो मोबाइल से आप देख रहे हैं, हर एक चीज़ पदार्थ है। ठीक है, तो वैज्ञानिक ने उसको क्या नाम दिया है? पदार्थ। लेकिन ये डेफिनेशन आप नहीं लिखिएगा, यहाँ पर जो है ना, ये आप लिख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है। जितना भी ये हम पढ़े ना, सब पदार्थ है। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि ऊपर जितना भी चीज़ हम पढ़ें, जैसे पशु हो गया, पौधा, तारा, पत्थर, पानी, ये सब में द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है। तो सिंपल टर्म में आप ये जान जाइएगा कि पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है। जैसे देखिए, यहाँ पर हम ये पेन को रखें, तो जैसे ये अभी खाली है, तो यहाँ पर हम रख देंगे ऐसे करके, तो ये वाला जगह भर जाएगा ना, ये स्थान को घेर लिया। तो ये भी एक प्रकार का पदार्थ है। ओके, पदार्थ किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है वो सभी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया। पंचतत्व किसे कहा गया? भारत का एक वैज्ञानिक थे जो 5 तत्वों का मूल सिद्धांत दिए थे, जो बोले कि जितना भी ब्रह्मांड, पृथ्वी, आसमान, जितना भी चीज़ है ना, 5 चीज़ से मिलकर बना है। वो 5 चीज़ क्या है? वायु मतलब हवा, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये 5 चीज़ से मिलकर बना है। उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्व से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव या निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। भारत का जो वैज्ञानिक थे वो सबसे पहले ये चीज़ बता दिए, और यूनानी वैज्ञानिक थे वो भी बोले कि हाँ, यही 5 चीज़ से मिलकर बना है। लेकिन अभी जो आधुनिक वैज्ञानिक है, मॉडर्न टाइम में जो वैज्ञानिक लोग हैं, पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 2 भाग में बांटे हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में हम भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में हम भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे और रासायनिक गुणधर्म के बारे में आगे का चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको एक इंट्रोडक्शन हुआ, इसमें केवल आपको समझना था, कुछ याद नहीं करना था। यहाँ से ध्यान से समझिए, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। फर्स्ट, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप लिखिए, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद पदार्थ का जो कण होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। क्वेश्चन आएगा कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप को लिखें, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा पदार्थ जो होता है कण से मिलकर बना होता है, और पदार्थ का जो कण होता है अत्यंत छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर है, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधारा प्रचलित थी। मतलब 2 मान्यता था। एक विचार ये था कि पदार्थ लकड़ी के जैसा सतत है, और दूसरा विचारधारा का मानना था कि नहीं, वो लकड़ी के जैसा ऐसा सतत नहीं है, वो रेत की तरह कणों से मिलकर बना है। आइए इन क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय लेते हैं कि वो सतत है या कण से बना। कण का मतलब ऐसा, ठीक है, और सतत का मतलब ऐसा। तो क्रियाकलाप यहाँ पर दिया हुआ है। एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भर कर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल लें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? क्या ये गायब हो गया? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? यहाँ देखिए, बोला एक बीकर लेने के लिए इसमें 100 ml पानी लेना है, इतना दूर।
ठीक है। फिर यहाँ इसमें चीनी डाल देना है, चीनी डालकर पूरा घोल देना है, ठीक है। तो घोल देंगे ना तो यहाँ पर आप देखिएगा कि घोल देने पर चीनी इसमें पूरा मिल जाएगा, ठीक है, चीनी दिखेगा ही नहीं। और इतना जो जल था ना, जल तो उतना का उतना ही रहेगा, ये नहीं कि जल ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे तो हमको पता चल गया कि पदार्थ जो होता है वो सतत नहीं होता है। अगर ऐसा रहता पदार्थ तो वो पानी को ऊपर ले चल जाता या पानी के ऊपर में ही रहता या घुलता नहीं पूरा। तो इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। ये वाला आपको ध्यान में रखना है कि सभी पदार्थ क्या चीज़ से बना होता है, कण से बना होता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसे आकृति में दिखाया गया है। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप में आपको पता चल गया कि पदार्थ जो होता है वो कण से मिलकर बना होता है ना। तो पहला एकदम याद रखना कि पदार्थ जो होता है वो कण से मिलकर बना होता है। अब हम देखते हैं आगे, पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। अब वो कण हम देखें ना कि वो एकदम रेत के जैसा था, अब वो कितना छोटा होता है। तो ये क्रियाकलाप देखना है। पोटासियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल ले। देखिए यहाँ पर एक बीकर में 100 ml पानी लेना है और इसमें पोटासियम परमैंगनेट डाल देना है, आकृति में आपको दिखता होगा, ठीक है, इसमें डाल देना है। आगे इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। देखिए ये इसमें ना 100 ml पानी लेना है, ठीक है, 100 ml पानी में पोटासियम परमैंगनेट डाल देना है और यहाँ पर 90 ml पानी रखना है और इसमें से 10 ml डाल देना, तो 90 और 10 100 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसमें भी करना, उसी तरह इसमें भी करना है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ बहुत गढ़ा रहेगा और ये बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर इतना हम लिए तो इतना से ही 1000 लीटर पानी को रंगीन हम कर सकते हैं। मतलब इतना कम से हम उतना ज़्यादा पानी को रंगीन कर दिए तो वो कण छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया और बहुत जगह वो मिल गया। तो यही प्रयोग दर्शाता है कि पोटासियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटासियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। मतलब इतना पोटासियम परमैंगनेट था, उसमें भी बहुत छोटा छोटा कण मिला होगा, है ना, ऐसे करके तभी ना वो अलग अलग मिला, सारा पानी में गया। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटासियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। तनुकृत का मतलब क्या होता है, बीकर में जब पानी ज़्यादा रहेगा, रंग कम रहेगा ना, तो उसको तनुकृत बोलते हैं। तनुकृत मतलब समझ में आ गया ना। अगर बोला जाएगा तनुकृत अम्ल किसे कहते हैं, तो ऐसा अम्ल जिसमें पानी ज़्यादा रहता है तो उसको तनुकृत अम्ल बोलते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि पदार्थ का कण जो होता है, पदार्थ का कण इतना छोटा होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा एकदम लेंगे, उसमें भी बहुत सारा उसका कण निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम ये चीज़ को डिस्कस कर लिए हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप पहला है ये कण से मिलकर बना होता है, और दूसरा क्या है, दूसरा है कि पदार्थ का कण जो होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इतना ज़्यादा छोटा होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरा टॉपिक पे, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान होता है। पहला चीज़, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण लिखिए, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा कि पदार्थ का जो कण होता है उसके बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली स्थान होता है। इसको हम डिस्कस अभी करेंगे। और दूसरा पॉइंट आपको लिखना होगा कि पदार्थ का कण जो होता है निरंतर गतिशील होते हैं, गति करते रहता है, ठीक है। और जो थर्ड लिखेंगे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये 3 एकदम याद रखिएगा आप। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण का पहला चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1 और 2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटासियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। जैसे यहाँ पर हम क्रियाकलाप वगैरह देखें तो इसमें क्या हुआ, पोटासियम परमैंगनेट को हम डालें तो वो क्या हुआ, घुल गया ना, फिर तो दिखा नहीं। यहाँ पर क्या किए, चीनी डाले तो चीनी भी तो यहाँ पर पूरा घुल गया, दिखा नहीं, पूरा केवल पानी जैसा बन गया। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाता है, मतलब घुल जाता है। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, मतलब पदार्थ के पास पहले से खाली जगह होता है, ठीक है। तो पहला समझ में आ गया है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब ये हम देखते हैं, पदार्थ के कण जो होता है निरंतर गतिशील करते रहते हैं। गतिशील का मतलब गति, चलते रहता है,
ये क्रियाकलाप देखते हैं ये दो ठो। इसमें क्या करना है कि अपना क्लास में किनारे में एक बुझी अगरबत्ती रख देना है, ठीक है। और फिर देखना है कि उसका सुगंध लेने के लिए हमको सामने जाना पड़ रहा है कि दूर में ही बैठे हैं तो उसका सुगंध आ जा रहा है। और दूसरा में हमको क्या करना है कि वो अगरबत्ती को जला देना है, ठीक है। अब हम जला दिए तो क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। तो यहाँ आप देखिएगा कि जो बुझा हुआ मोमबत्ती होगा उसका तो सुगंध हमको नहीं आएगा, और जो जला हुआ रहेगा तो उसका सुगंध हमको दूर से ही आ जाएगा। तो इससे हमको ये पता चला कि पदार्थ अगर दूर भी हो, अगरबत्ती जो है दूर भी हो, तो वो गति करके मेरे पास पहुंच जाएगा। इसका एक एग्जांपल और है। मान के चलिए खाना दूसरा रूम में, आपके रूम में बन रहा है और बहुत टेस्टी बना होता है और जो बहुत गर्म होता है तो वो क्या, उसका सेंट आ जाता है ना दूर वाला रूम में भी। तो वैसा ही चीज़ है, अगर गर्म कोई चीज़ हो तो वो पदार्थ का सेंट दूर तक भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ गर्म होता है, पदार्थ गर्म होता है तो वो गतिशील ज़्यादा रहता है ना। और यही ठंडा खाना रहता है तो उसका सेंट ज़्यादा नहीं आता है। तो अब हम क्रियाकलाप 1.4 को देखते हैं। तो इसमें है कि एक बीकर लेना है या ग्लास लेना है, उसमें पानी में क्या करना है, स्याही डालना है। स्याही डालना है और शहद, दूसरा वाला में शहद डालना है, पहला वाला में स्याही डालना है और कोना में रख देना है। फिर हमको नोट करना है और देखना है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कि जो भी बीकर होगा उसमें पानी और स्याही डालेंगे हम, तो स्याही का जो एक जगह डालेंगे और धीरे धीरे करके पूरा मिल जाएगा, वो है ना, पूरा मिल जाएगा। तो इससे क्या पता चला, हम घुमाए भी नहीं, वो धीरे धीरे करके एक जगह से दूसरे जगह गति करते रहा, चल गया और पूरा मिल गया। तो इससे हमको ये पता चला कि पदार्थ का जो कण होता है वो गति करता है, ठीक है। अब यहाँ पर है क्रियाकलाप 1.5। एक गिलास गर्म पानी और दूसरा में ठंडा पानी लेना है, ठीक है। और उसमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट या पोटासियम परमैंगनेट ही डालना है जो उधर डाले थे। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास को ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? और क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है और क्यों? तो यहाँ पर ही हम आपको डिस्कस कर लिए कि जो ग्लास में अगर हम पोटासियम परमैंगनेट या स्याही डालेंगे और घुमाएंगे नहीं उसको, ठीक है, बस डाल देंगे और एक जगह गर्म पानी रखेंगे, एक जगह ठंडा पानी रखेंगे। तो ठंडा पानी में भी अगर स्याही डालेंगे हम और गर्म पानी में स्याही डालेंगे तो जल्दी कौन मिलेगा? जल्दी गर्म वाला मिलेगा, है ना, जल्दी गर्म वाला मिलेगा। क्यों गर्म वाला जल्दी मिलेगा? क्योंकि गर्म में अगर कोई पदार्थ गर्म रहता है तो उसमें गति जल्दी करेगा, गति स्पीड में करेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, उपरोक्त 3 क्रियाकलाप इतना से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये तो समझ में आ गया, गतिशील होते हैं मतलब गति करता है, तभी ना एक जगह से स्याही एक जगह डाल रहे पूरा मिल जा रहा है। फिर अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होता है। गतिशील होता है मतलब उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा होता है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। तापमान का मतलब हो जाता है हीट। जितना ज़्यादा हीट करेंगे हम उतना ज़्यादा वो तेज से गति करने लगेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर वाला क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि पदार्थ का जो कण होता है गति उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? तो उसका तापमान बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे, उपरोक्त 3 क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। मतलब कोई बीकर में पानी डाले और उसमें स्याही डाले तो वो पूरा मिल जा रहा है ना, तो वही बोल रहा है अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थान में समावेशित के कारण होता है। मतलब पानी में रिक्त स्थान मतलब खाली जगह था तभी ना मिल रहा है, अगर खाली जगह नहीं रहता तो वो नहीं मिलता। 2 विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, विसरण किसे कहते हैं? 2 विभिन्न पदार्थ, 2 अलग अलग पदार्थ अगर आपस में मिल जाता है पूरा तो उसी को विसरण कहते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। विसरण किसे कहते हैं? 2 पदार्थ जब मिल जाता है, 2 अलग अलग पदार्थ जब मिल जाता है तो उसको विसरण बोलते हैं। और गर्म करेंगे तो विसरण जो हो जाएगा वो तेज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म करने पर पदार्थ का गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभिलाक्षणिक गुण में हम क्या क्या देखे हैं? पहला तो हम देखें कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा हम क्या देखें कि पदार्थ का जो कण होता है निरंतर गति करता है ना, चलते रहता है पदार्थ का कण। फिर हम देखेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित। आकर्षित का मतलब कि जैसे चुंबक हो गया,
ए कोई चुंबक है, बी कोई लोहा है, तो यहाँ पर लोहा को यहाँ रखेंगे तो वो क्या कर लेगा, खींच लेगा, अपने तरफ खींच लेगा, तो उसको आकर्षण बोलते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 1.6 में देखते हैं। इस खेल को एक मैदान में खेले आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए, ऐसा करके बनाना है। पहला समूह मृतकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले, ऐसे जो पकड़ी हुई है ये लोग। दूसरा समूह बनाना है और एक दूसरे का हाथ पकड़ना है केवल, ठीक है। और तीसरा समूह बनाना है जिसमें केवल उंगली पकड़ना है, मतलब छूना है केवल। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। और पहला समूह क्या करना है, एकदम कसकर पकड़ना है। दूसरा समूह क्या करना है कि हाथ को पकड़ना है। तीसरा समूह क्या करना है, उंगली को टच करना है केवल। और चौथा समूह क्या करेगा, ये लोग को तोड़ने का कोशिश करेगा। यदि किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों, तो आप देखेंगे कि जो उंगली से टच किया है केवल उसी को तोड़ना आसान था। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कण के एक दूसरे का सबसे अधिक बल को पकड़ रखा था, तो सबसे पहला ये कस के पकड़ा हुआ था, है ना। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। क्रियाकलाप 1.7 को पहले देख लेते हैं। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। ठीक है, रबड़ ले लीजिए, एक कील ले लीजिए लोहा वाला, एक चौक का टुकड़ा। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर देखिए इन तीनों में से किसका कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़ा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि लोहा जो होता है इसमें आकर्षण ज़्यादा है ना। इसको कितना हथौड़ा मारेंगे तो ये टूटेगा नहीं, और यही चौक वगैरह क्या होगा, भंगुर, टूट जाएगा तुरंत। तो इसमें आकर्षण बल कम है और इसमें ज़्यादा है। और इसमें क्या था, फर्स्ट वाला में आकर्षण बल ज़्यादा था और ये सब में थोड़ा कम था। तो वही चीज़ बोल रहा है कि पदार्थ का कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक और क्रियाकलाप देख लेते हैं। यहाँ पर है, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह ना कटने का क्या कारण है? देखिए, जल लेना है, ठीक है, और उंगली से ऐसे करके हम काटेंगे तो वो कटेगा नहीं ना। वो क्यों नहीं कटेगा? उपरोक्त 3 क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच बल कार्य करता है। यह बल कणों के एक साथ रहता है और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो ये भी क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें भी आकर्षण बल है। ठीक है, कौन सा बल है, आकर्षण बल। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर हम 3 जो क्रियाकलाप देख लिए, इसमें आकर्षण बल ज़्यादा था और सब में थोड़ा कम था। तो वो जिसमें आकर्षण बल थोड़ा कम रहेगा वो जल्दी से टूट जाएगा, है ना। यहाँ पर लोहा में ज़्यादा था और चौक में कम था। उसी तरह पानी जब रखा रहेगा तो पानी में क्या करेगा, ऐसे काटेंगे तो तुरंत मिल जाता है ना। तो उसमें भी आकर्षण बल है। तो यहाँ पर हम देख लिए कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण में सबसे पहले कण के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा क्या देखें, जो कण होता है निरंतर गतिशील करता है। और तीसरा हम क्या देखें, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। तो यहाँ पर आप देखिएगा जिसमें भी भार होता है, मतलब द्रव्यमान, और जो स्थान घेरता है उसको हम बोलते हैं पदार्थ। तो यहाँ कुर्सी हो जाएगा पदार्थ, वायु भी हो जाएगा, वायु मतलब हवा भी पदार्थ है ना, स्थान घेरता है। जैसे कि फुटबॉल है, फुटबॉल पचका हुआ, उसमें हवा हम डालते तो वो क्या स्थान घेर लेता है ना, तभी ना फुटबॉल फूल जाता है। तो वायु भी क्या है, पदार्थ है। स्नेह का मतलब प्यार होता है, तो किसी से स्नेह करना, तो ये तो स्थान थोड़ी घेर रहा है, तो ये पदार्थ नहीं है। गंध का मतलब सूंघना, तो ये भी पदार्थ नहीं है। घृणा, किसी से गुस्सा करना, ये भी पदार्थ नहीं है। बादाम स्थान घेर लेगा, तो ये पदार्थ है। विचार करना, सोचना, ये पदार्थ नहीं है। शीत का मतलब कोई पानी जैसा होता है, तो ये स्थान घेरेगा, है पदार्थ। नींबू क्या है, ये भी पदार्थ है, नींबू का पानी। इत्र की सुगंध, इत्र का सुगंध का मतलब सुगंध यहाँ पर अगर रहेगा तो हो जाएगा, पदार्थ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुँच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर हम बताएं आपको कि पदार्थ में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है, जिसकी वजह से वो गतिशील होता है। तो गर्म जितना ज़्यादा पदार्थ रहेगा उतना ज़्यादा वो गति करेगा, तो इसलिए ये गर्म खाना हम लोग के पास पहुँच जाता है उसका सुगंध, और ठंडा खाना हमारे पास नहीं पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पर है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? यहाँ पर अभी हम डिस्कस किए ना, पदार्थ का कण का आकर्षण गुण। यहाँ पर पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते, ये वाला गुण वहाँ पे होता है।
पदार्थ की कण की क्या विशेषता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि पदार्थ अत्यंत छोटे होते हैं, पदार्थ कण से मिलकर बना होता है, पदार्थ में गतिज ऊर्जा होता है, पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है। इतना सारा आप लिख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं पदार्थ की अवस्था, मतलब पदार्थ कितना प्रकार का होता है। होता तो वैसे 5 प्रकार का है, लेकिन 9 क्लास में हम 3 प्रकार को देखेंगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। अपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। देखिए, द्रव का मतलब पानी, गैस मतलब तो आप समझ रहे हैं, ठोस का मतलब ये ऐसे करके कड़ा जो चीज़ होता है। ठीक है, पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की 3 अवस्था के गुण को विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर ठोस के अवस्था को सबसे पहले हम देखते हैं। तो क्रियाकलाप यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित वस्तु को एकत्रित कीजिए, मतलब इकट्ठा कीजिए। क्या चीज़ को? पेन को, किताब को, सुई, लकड़ी की छड़ को। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इन के आकार का रेखा चित्र बनाइए। अगर यहाँ पर हम पेन रखते हैं और यहाँ पर पेंसिल से इसका हम ऐसे करके बना लेते हैं, तो ऐसा करके कुछ शेप आएगा ना, ऐसे करके। ठीक है, तो क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़े मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? विसरण का मतलब होता है एक दूसरे में मिल जाना। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? संपीड़न का मतलब होता है ना कम करना, मतलब इतना ज़्यादा है ना उसको एकदम दबाकर एकदम कम करना, उसको संपीड़न कहते हैं। तो उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। यहाँ पर जितना भी चीज़ दिया, निश्चित आकार होता है, आकार तो इसका निश्चित है ना, गोल ऐसा करके। सीमा भी है इसका निश्चित सीमा, है ना। और आयतन, आयतन भी समझ लीजिए ना, एक आयतन का मतलब होता है उसमें कितना मटेरियल है ना, उसमें मटेरियल कितना है। तो जैसे मान के चलिए एक ये गिलास लेते हैं और एक ये गिलास लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 10 टैबलेट इसमें डालेंगे, फिर ये वाला गिलास को उठा के इस गिलास में 10 वही वाला 10 टैबलेट डाल देंगे, तो ऐसा कुछ होगा क्या कि 10 इसमें था और इसमें डाले तो 8 हो गया? ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका आयतन, जिसका आयतन निश्चित होगा ना, तो वो उतना ही होगा, कम नहीं होगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नग्न संपीड़ितता होती है। क्या क्या होता है? निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमा होता है, उसका स्थिर आयतन होता है, और लेकिन संपीड़ितता नग्न होता है। अब इसको हम दबाएंगे, कितना भी दबाएंगे तो ज़्यादा नहीं ना दबेगा। ठीक है, बाहरी बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, मतलब कितना भी इसमें बल लगाएंगे तो वो ऐसा ही रहना चाहेगा। ठीक है, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। अब देखिए, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था लिखने के लिए आएगा ना, तो आपको लिखना होगा इसका गुण। पहला लिखिएगा आपके निश्चित आकार होता है इसका सीमा भी निश्चित होता है, इसका आयतन भी स्थिर होता है, और संपीड़ितता, संपीड़ितता मतलब कम करना, संपीड़ितता इसमें नहीं होता है, और ये दृढ़ होता है। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? रबड़ बैंड को जब हम खींचते हैं तो वो तो खींचा जाता है, और ठोस में ऐसा हम जानते हैं ना कि ठोस खिंचाता नहीं है, और लेकिन रबड़ बैंड में हम खींच तो लेंगे और जब छोड़ेंगे तो वो पहले जैसा हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, हाँ, उसको ठोस बोलेंगे। विभिन्न आकार के बर्तन में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तन के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? अब देखिए, चीनी का अगर हम, जो चीनी होता है चारकोल टाइप से होता है, तो ऐसा करके कहीं पर हम रखेंगे तो वो तो वैसा ही रहेगा। तो सिंपल सा बात है, ये भी ठोस है। स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? संपीड़न किसको बोलते हैं? जो ज़्यादा रहता है उसको एकदम दबाकर कम कर देना, उसको संपीड़न कहलाता है। लेकिन ठोस में तो संपीड़न नहीं होता है। तो यहाँ पर स्पंज है, तो ये तो ठोस है, लेकिन इसमें संपीड़न क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें हवा भरा हुआ रहता है, और जब हम दबाते हैं ना तो हवा निकलता है, तो इसलिए स्पंज का संपीड़न संभव हो जाता है, लेकिन उसको हम ठोस ही बोलेंगे। ठीक है, ये सभी ठोस ही है, क्योंकि बाहरी बल लगाने पर, ये वाला पढ़ लीजिएगा, जो हम समझाएं आपको वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं द्रव अवस्था को। द्रव का मतलब सिंपल से समझिए, पानी। निम्नलिखित वस्तु को एकत्रित कीजिए: जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। बर्तन लीजिएगा ऐसा, उसमें 50 ml कहीं पर लिख लीजिएगा। ठीक है, और सब में 50 ml एक एक करके डालें, पानी जो भी चीज़ हो।
क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने पर क्या ये आसानी से बहता है? तो ये सब पढ़ने से हमको ये पता चला कि द्रव का जो आकार होता है वो नहीं होता है। अगर मान लीजिए ऐसा गिलास है और ऐसा गिलास है, तो चीनी इसमें हम डालेंगे तो वो ऐसा रहेगा, इसमें डालेंगे तो वो भी ऐसा ही रहेगा। तो इसका तो आकार तो सेम है ना, तो ये ठोस कहलाएगा। लेकिन पानी हम डालेंगे तो वो ऐसा ही बन जाएगा, इसमें डालेंगे तो वो ऐसा ही आकार ले लेगा। तो इसलिए पानी मतलब द्रव का आकार नहीं होता है और आयतन निश्चित होता है। सिंपल सा बात है, इसमें 50 ml डालेंगे तो इतना ही भरेगा और इसमें डालेंगे तो भी 85 ml भरेगा। आ रहा समझ में? ये ऐसा तो नहीं ना हो जाएगा कि 40 ml। तो आयतन निश्चित होता है द्रव का, लेकिन आकार नहीं होता है निश्चित। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है। द्रव में क्या होता है? बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं होता। दृढ़ मतलब मजबूत नहीं होता है, लेकिन तरल होता है। तरल किसको बोलते हैं? लिक्विड को। लिक्विड मतलब जल जैसा जो होता है। तो क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस द्रव का विसरण द्रव में संभव होता है। मतलब ठोस जो होता है अगर पानी में उसको डालेंगे तो पानी में मिल जाएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि ठोस का द्रव में विसरण होता है। विसरण किसको बोलते हैं? एक दूसरे को मिल जाना। वातावरण की गैस विसरित होकर जल में घुल जाती है। वातावरण में जो भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो भी है, वो जल में मिल जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? जलीय जंतु तथा पौधे के लिए अनिवार्य होती है ये चीज़, और सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह मतलब जीवन जीने के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु जो पानी के अंदर जो रहता है वो, जैसे देखिए ये पानी के अंदर में है और ऑक्सीजन तो ऊपर है ना, तो पानी वाला जो जीव जंतु है वो कैसे सांस लेगा? तो पानी के अंदर जल है मतलब पानी है, पानी को H2O बोलते हैं। तो यहाँ पर H2O में O है ना, O ऑक्सीजन, तो उसी से वो ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव में गैस, तीनों का विसरण होता है। मतलब द्रव में अगर ठोस को डालेंगे तो विसरण हो जाएगा उसका, मतलब मिल जाएगा एक दूसरे से, और द्रव में गैस को भी डालेंगे तो वो भी मिल जाएगा। तो ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा क्वेश्चन कि ठोस में ज़्यादा विसरण होता है। दो गो ठोस को रखेंगे एक दूसरे के साथ तो वो आपस में जल्दी मिल जाएगा कि दो गो पानी रख देंगे, एक जगह ये पानी एक जगह ये पानी, तो दोनों मिल जाएगा। तो दोनों में ज़्यादा पानी वाला मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए द्रव में विसरण ज़्यादा होता है ठोस की अपेक्षा, क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। द्रव में क्या करता है? पदार्थ का कण गति करते रहता है, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान अधिक होता है। यहाँ पर दो चीज़ आपको समझ में आया कि अगर ठोस हम यहाँ पर लिख दें और यहाँ पर द्रव लिख दें, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें गति ज़्यादा होगा, इसमें गति कम होगा, इसमें ज़्यादा और इसमें कम। और इसमें क्या होगा? रिक्त स्थान मतलब खाली जगह द्रव में ज़्यादा होगा और ठोस में कम होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आया हो।